बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग, जो भी उनके टीवी पर कमेंटेटर्स बात करते हैं, इस बात का लिहाज नहीं करते कि किसके लिए क्या कह रहे हैं। वो खुलकर हिंदू को दुश्मन कहते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू ऐसा होता है, हिंदू वैसा होता है। मैंने बहुत सारे बयान ऐसे सुने हैं। सरकार में उनके ऐसे बयान दिए जाते हैं। इंडिया के खिलाफ बच्चे बच्चे के अंदर नफरत भरी जाती है, और ये काम कितने सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, इसका मैं आज आपको एक सबूत दूंगा। और उसी आदमी की जब आंखें खुल गई तो उसने क्या कहा, ये भी आपको बताएगा। एक आदमी खुल कह रहा है कि भाई बचपन में माँ बाप ने यही सिखाया, हिंदू गंदे, इंडिया गंदा। उसके बाद कॉलेज में गए तो टीचरों ने ये बताया। मैं कुरान की शिक्षा लेने मौलाना साहब के पास गया तो मौलाना साहब ने मुझे ये बताया। मैंने सब झूठ था, ये तो सब गलत था। और सबसे बड़ा सबूत तो मैंने जब कश्मीर देखा तो मुझे मिल गया। हमें सारी जिंदगी बताया गया कश्मीर में मुसलमान मारे जा रहे हैं, और मैंने देखा तो पता लगा कश्मीर वाले तो आम पाकिस्तानी से बहुत बेहतर जिंदगी जीते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं। सारी जिंदगी जो मुझे बताया गया वो झूठ था। और मुझे विजय जी बता रहे थे इस पर तो आपने बड़ा 1 घंटा का डॉक्यूमेंट्री बनाई। जी सर, मैं वहाँ गया पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में एक बात जनरली उस समय मीडिया में चलती थी कि पाकिस्तान का जो अवाम है ना, वो हिंदुस्तान के साथ है, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे शहर गया, मैं जैसे आपको भी जिक्र करता हूँ, और वहाँ मैंने देखा कि वो उस अवाम में ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ अपब्रिंगिंग में, पढ़ाई में, सारी चीज़ों में, नरेशन में हमेशा टेलीविज़न पर केवल ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान कितना एक तो ख़राब मुल्क है, मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, और जो भी गलत चीज़ हो सकती है हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुओं के बारे में, और हिंदुओं के बारे में, तो वो लगातार वहाँ पे की जाती रही। और मैं उस प्रोग्राम में मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो आज़ादी के बाद या पार्टीशन के वक्त गए थे, उनका तो एक कनेक्ट भी था हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान को जानते थे। लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन आ रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं, वो तो अपनी परवरिश से हिंदुस्तान को समझ रहे हैं ना। परवरिश का मतलब केवल घर वाले ही नहीं, जो स्कूल्स की बात वो कर रहा है, कॉलेज की बात जो कर रहा है, मीडिया की जो बात कर रहा है, उस सब में हिंदुस्तान को इसी इमेज के साथ दिखाया जाता है, और इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वो सही, उसने ये बताया कि भाई घर से, स्कूल से, कॉलेज से, मौलाना साहब से, हर जगह से हमने यही सुना। लेकिन फिर बाद में जब दुनिया, आज तो इंटरनेट का दौर है यार, आज आप किसी को आप सच आप झुठला सकते ही नहीं हो, तो उस असलियत उसको पता चल रही है। मगर किस कदर जहर बोया जाता है बच्चे के बचपन से, ये वो बता रहा है सर। नहीं तो स्कूल में तो वही पढ़ाया जाता है ना। स्कूल में तो जो हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, भारत के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके टेक्स्ट बुक में। आप भारत के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर इन सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं की जाती है। हमारे यहाँ इस वर्जित है, इसको मना किया गया है। आज तो हम कहते भी हैं कि भाई जो इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा जो हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसको आप हायर एजुकेशन में लाते हैं। हम लोग उन सारी चीज़ों का डिस्कशन स्कूल्स में नहीं लाते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चा कम से कम ये डिसाइड करने की स्थिति में आता है कि क्या सही हुआ, क्या बुरा हुआ, उसका जज करके वो अपना ओपिनियन बनाने। लेकिन हम बार बार यहां भी हम कहते हैं कि भाई शिक्षक का काम है दोनों पार्ट्स को बता देना, ये बच्चे को निर्णय करने दीजिए। जब आप आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं तो इसी प्रकार का, और वहां पर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, वो इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन है। इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, हिंदू सीधे उनके लिए मूर्ति पूजक है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो कुफ्र है। तो ये चीजें जो होती है उनके मन में और मिजाज में शुरू से आता है। लेकिन जब आप देखते हैं आज के दिन में, आपको एक्स मुस्लिम आपको मिलेगा। ये आप उस मुल्क में भी आप जाकर के देखेंगे, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, बाकी उनमें जो कट्टरता थी पहले 70 के 80 के दशक में जो कट्टरता थी, क्योंकि आप बहाविज्म का जो मूवमेंट देख रहे हैं भारत के अंदर जो है, वो सलाफी मूवमेंट जो देख रहे हैं, वो मूलतः सऊदी अरब से एक्सपोर्टेड मूवमेंट था। लाज के देख में यदि आप जाकर के देखेंगे कि वहां पर लोग इनके साथ क्यों। मैं एक चीज समझना चाहता हूं राहुल जी, मैं एक चीज ये समझना, फर्क समझना चाह रहा हूं मैं। 1947 पाकिस्तान बना, ये पता लग रहा है, और हम हमेशा से जानते थे, जिसको आपने कहा कि एक इस्लामी इंडोक्ट्रिनेशन वहां बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, वो मजहब का मामला है, माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चे को वो मजहब की तालीम बचपन से देना चाहते हैं। बट उसके साथ जो बताया जाता है, हिंदू गंदा या हिंदुस्तान खराब देश है, ये बातें हमारे यहाँ तो नहीं होता था ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप बड़े रोजी हैं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ सौरभ, कि निचले एक पहले पैदाइश से किसी को कुछ सिखाया जाए। सौरभ, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूँ, तो ऐसा देखिए कट्टरपंथी एलिमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ऐसा भी कहना कि पूरी आवाम जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं है।
वहाँ पर आप जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, टैक्सी वालों से बात करते हैं, बाकी सबसे बात भी करते हैं, तो ऐसा कोई आपको हेट्रेड का वो माहौल नहीं। सर मैं कभी नहीं समझ गया, तो आता। आप लेकिन गए, हाँ, ये गए, ये मैं कह रहा हूँ जो नेक्स्ट जनरेशन जो पाकिस्तान की हुई उसकी अपब्रिंगिंग तो इसी तरह से की ये गई। बात भी सही है कि वहाँ पे जिस तरह से किताबों में या जिस तरह से वहाँ पे सिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ सिखाया जाता है। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे त्रिपाठी जी इस पर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात तो अब मतलब ठीक है, विजय जी और राहुल जी आपस में बहस कर सकते हैं कि किसका क्या अनुभव रहा, लेकिन वो देश हिंदुस्तान के प्रति अगर जरा सी भी उसमें सहानुभूति बची होती तो वो कहीं दिखती। इमरान खान जैसा आदमी जिस पे हम लोग रोज चिंता जताते हैं, जिसके लिए मानवता के आधार पर, पड़ोसी देश का नेता है उस आधार पर, वो इमरान खान जब सत्ता में आया तो भारत के खिलाफ हो गया। भारत विरोध पाकिस्तानियों की नस नस में भरा हुआ है और वो घृणा जैसी है। उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारा कोई मतलब हम कुछ अलग हैं और हम कुछ कर गुजरेंगे, उस भाव में है। यहाँ ऐसा नहीं है फॉर पाकिस्तान? नहीं, यहां वो नहीं है। यहां तो हम सबके बाद ये कहते हैं कि भाई हमारा ही था पाकिस्तान, और ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे गुस्सा है, सब कुछ है, आप जहर की हद तक भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं कि पाकिस्तान। हमको तो देखते हुए उनके पे हंसी भी आती है, हम तो उनके चीजों पर कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में वो आटे की बड़ी समस्या हुई थी तो संघ के बड़े अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़े तो उनको कुछ दे दीजिए भाई। संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल का बयान है कि जरूरत पड़े दे दीजिए, इसमें क्या हमारे ही लोग थे, आज गुर्बत में है। दोनों का बड़ा फर्क है। इसको आप देखिए, आपने जो पहले सेगमेंट में हमने क्रिकेट पर दिखाया है, तो वो गुस्सा क्यों है? केवल मैच का गुस्सा नहीं है ना, हिंदुस्तान से हारने का गुस्सा है। आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से हारता हो अब तो वो ये जो बोया वो काट रहे हैं, नफरत बोई है, नफरत काट रहे हैं। नहीं, और हमारा गुस्सा आता है तो पहलगाम पे आता है। हम क्रिकेट में भी जो गुस्सा इस हद तक जाता है, हम मूल से हम निकल जाते हैं जब पाकिस्तान की बात क्या करते हैं। ये उनके दीन का मैंडेट है सर, ये ऐसे नहीं है। जो इस्लाम की शिक्षा है उसका वो इंटीग्रल हिस्सा है कि वो मुशरिकों से नफरत करें। तो ये फिर उनका पाकिस्तानी mandate मुसलमान है। और इंडियन मुसलमान ये एक का दिमाग एक सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अलग है क्या? मुझे तो लगता है सर। मैं बताता हूं, उसको अलतकैया कहते हैं। जब तक आप मेजोरिटी में नहीं है तब तक आपको दारुल अमन रहना है, और जिस दिन आप दारुल इस्लाम की स्थिति आ जाएगी, जब आप मेजोरिटी में हो जाएंगे। आप कश्मीर में आपने नहीं देखा क्या? कश्मीर अलग कर दे, बंगाल के कश्मीर अंदर- एक बात के लिए अलग कर दे। नहीं, मैंने वैसे कभी किसी ऐसी बातें करते कभी किसी को नहीं सुना सब जैसे ये व्यक्ति सरतन बता से रहा जुदा था, के सिखाया नारे जा रहा दुनिया लगते की रहे बहुत हैं। सारे मुस्लिम देश हैं जो आबादी में मेजोरिटी में मुसलमान, और वहां पर हिंदुस्तानी बहुत रह रहे हैं। आप देख रहे हैं सर, वहां आपको- पर कुछ हो रहा है। वहां पर कोई उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। चलें खैर, सब एनीवे कुछ एनीवे नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं मना कर रहा। मैंने केवल नहीं, इतना कहा कि मैंने कहा ना कि वो- मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मैं- की हद तक यहाँ लोगों के दिमाग में जहर भरा मैंने हो। वही मैं केवल ये कह रहा एक हूं। लाइन जिक्र बीच कर, में बस चाइना एक को ले लाइन। आते हैं, बीच में चाइना को ले आते हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्री आज के दिन में उसकी फैलेसी को समझ चुके हैं और वो मॉडरेट होते जा रहे चलें हैं। सर आगे आगे बढ़ते हुए, हमने आपको कल एक तस्वीर दिखाई थी कि वो म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस में जाते हुए आईडी चेक कर ली गई आसिम मुनीर की, जब फील्ड मार्शल। किसी ने कहा, लिखा, मैं सोशल मीडिया देख रहा, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, तो किसी को दिखाना ही पड़ता है। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे यहाँ का सब कुछ वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सब जिसके जूते पॉलिश करते हैं, उसको कोई रोक ले और पूछ ले, आईडी दिखाओ और पूछे कि आप जनरल हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? सुनिए आप। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना, तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता, आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि बड़ी पते की बात बोल गए ये कह रहे हैं कि ये जो अगर हमने आईडी मांग ली होती ना कभी अपने जनरलों की, तो इनको ये दिन हमें ना देखने पड़ते। इनकी औकात हमने ही बढ़ाई थी, हम ही को इनको चेक में रखना था। ये भी खैर, ये भी पाकिस्तान की जनता को ही ठीक करना बात तो पड़ेगा। ठीक कही है। हाँ, नहीं, तो लेकिन ये यहाँ- हमने कभी आईडी नहीं मांगी इनकी। इस तरह की बात करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। सेना कहीं भी, और ये बार बार चलता है, यहाँ हम लोग तो हंसते हुए कह देते हैं कि सेना के पास देश है, लेकिन जरा सोचिए वहां की आवाम को ये अगर समझ में आए, और ये सिर्फ कमेंटेटर तक नहीं रहना चाहिए, नहीं, लोगों तक जनता सोचे
देखिए जरा। अब देखिए, वहां हमने आपको कल एक वीडियो और दिखाया था कि 7 पाकिस्तान के आर्मी के सेना के लोग वो बीएलए के कब्जे में हैं। पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारे कोई फौजी पकड़े गए हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और ये उसकी नेचर में है। कारगिल में हमेशा उसने यही किया था। कारगिल में भी नहीं माना वो था। वीडियो बना के बीएलए वाले डाल रहे हैं। कल एक सिपाही की बात दिखाई थी, आज एक और सिपाही का वीडियो डाल दिया उन्होंने। वो अपना रैंक बता रहा है, बैच नंबर बता रहा है, सब बता रहा है। पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारे फौजी पकड़ लिए बीएलए ने। देखिए आप। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है। मैं शेखपुरा से तल्लुक रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ। गाँव किला मित सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। सर क्या है ये राहुल जी, मतलब ये माइंडसेट क्या है कि अपने आदमी को एक्सेप्ट नहीं करना? ये कारगिल में एक्सेप्ट नहीं करते थे। पाकिस्तान की आर्मी जिस दिन अपनी हार दिखा देगी, उस दिन पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान अरे वो अलग बात है भाई, उसने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हम मार देंगे इनको अगर तुमने इसके बदले में हमारे कारगिल में क्या सैनिकों के अपने आई कार्ड्स नहीं आ रहे थे? वो तो मार दिया आई गया कार्ड था, उनको सामने भी दिखा रही उन्होंने थी नहीं लिया, इंडियन नहीं तो हम- भारतीय फौज, और भारतीय फौज ने उसको दफनाया था। वही बात पाकिस्तान तो आया ही नहीं। तो मरने देगा वो इनको? बिल्कुल मरने देगा। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक ही चीज पे टिकी हुई है, वो है एक तो ये दिखाना कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सबसे बलवान है, और दूसरा डर। ये 2 चीजें जिस दिन खत्म हो जाएंगी पाकिस्तान आर्मी की, उस दिन पाकिस्तान में जो है वो शांति आ जाएगी। कमाल ही है। और कल ही मैं वो देख रहा था कि इनके कर्नल एक वो शेर खान को इनके कारगिल में थे, जिनको गैलेंट्री अवार्ड के लिए हमारे ब्रिगेडियर ने रिकमेंड किया था, तब इन्होंने मांग के उसको वो दिया अपना एक अवार्ड। एनीवे, आगे बांग्लादेश की खबर बता देते हैं। आज तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शायद 4 बजे का समय है, और हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी उसमें शिरकत करने के लिए गए हैं। और मैं देख रहा था कि आसपास के मुल्कों के कौन कौन लोग आए, तो जो वो हैं हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं उसमें। जैसे पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ नहीं गया, कोई और गया है वहाँ पर, ऐसे ही आसपास के और देशों से भी। हमारी तो मजबूरी हमने बता दी थी कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होनी है आज, इसीलिए नहीं वो जा सकते थे। लेकिन इस पर ही पाकिस्तान का रिएक्शन मैंने देखा तो मुझे वही फिर हालात कैसे बदलते हैं। 1.5 साल से जब तक मोहम्मद यूनुस वहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान जो चाह रहा था बांग्लादेश में हो रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्ट्रीज के एंगेजमेंट बढ़ गए, इनकी सेनाओं के एंगेजमेंट बढ़ गए, आईएसआई ने वहां बेसिस अपने बना लिए। आज पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ नहीं जाएगा, पहले हम ये इनसे पूछेंगे कि तुम हमें ऑफर क्या करोगे, मतलब तुम्हारा रुख पाकिस्तान को लेके है क्या, ये वो अभी जानना चाह रहे हैं। कि 12-13 मुल्कों में से कोई भी ना जाए वहां पे, जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम भी नहीं जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का वजीर आजम फर्स्ट वांट टू सी कि व्हाट आर यू ऑफरिंग देम। मेरी तो असेसमेंट ये है, पाकिस्तान का वजीर आजम ये चाहेगा कि मैं पहले, आप मुझे ऑफर क्या कर रहे हो, मुझे ऑफर क्या कर रहे हो, ठीक है जी, ऑफर क्या कर रहे हो, दिस इज सिग्निफिकेंट। और अगर ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, और अगर आप ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा लें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अभी मतलब 20 दिन पहले तक, 10-20 दिन क्यों, अभी तो इलेक्शन हुआ हफ्ता भर पहले, अभी तो फ्लाइट शुरू किया ढाका। हाँ, तो अभी तक जब इतने अच्छे संबंध हो गए थे तो अभी डाउट क्यों कर रहे हैं? इनको लगता है तारिक रहमान फिर कुछ प्रो इंडिया ना हो जाए, यही मतलब हुआ सर? बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि वो एक तो वो समझ रहे थे ना, मोहम्मद यूनुस जिस तरह से आए थे, अमेरिका पाकिस्तान मिलकर वो सारा हो रहा था, और आपने देखा बहुत रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आया था। जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी वहाँ एससीओ की बैठक हुई तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एक साथ बैठे हुए थे। फिर ढाका और कराची के बीच में, ढाका इस्लामाबाद के बीच में फ़्लाइट आपने शुरू कर दी, नए रिलेशनशिप पर बातें। अब उनको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आया हुआ लीडर कहीं भारत के साथ, क्योंकि रहमान साहब ने जिस तरह से बात कही, माइनॉरिटी को लेकर बात कही थी, उनका था कि हम हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। तो उस वजह से वो उन पर एक शक की निगाह से रखते हैं कि भाई कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान से दूर हो जाए। अच्छा, मतलब जो 1.5 साल से हो रहा था वो अभी अब हम फॉर ग्रांटेड ना ले, ये है असली अभी मतलब। अब पाकिस्तान, अब बांग्लादेश अपना रुख अभी नया रखेगा। एक छोटी सी खबर जल्दी से बता दूं आपको, कल कुछ हुआ, ऐसा हुआ जिस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। वो ये है कि हमारे भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, वो तस्वीर लगा दीजिए, ठीक लगाई थी आपने, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर
और इनके इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल, इंडो पैसिफिक कमांड अमेरिका की वो कमांड जो हमारे इस पूरे एरिया को देखती है मिलिटरीली, उसके सीनियर मोस्ट पर्सन एडमिरल, वो जो है भारत के वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर गए। भारत का वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ चंडीगढ़ के पास। वो जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए आपका जो फ्रंट है ना, जो वो हमारी कमांड है, उसमें वहां वो गए और वहां हमारी फॉर्मेशंस वगैरह भी उन्होंने देखी। तो कोई बात, ये चर्चा चल रही है कि बहुत अनयूजुअल बात है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छा उन्होंने जो इनके एडमिरल हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की टैक्टिकल स्टेप्स की उन्होंने सराहना भी की है कि बहुत अच्छे टैक्टिकल मूव्स भारत ने उसके अंदर किए थे, ये भी उन्होंने कहा है। और वहां उनका जाना अभी अनयूजुअल है या यूजुअल है, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं इस पर। देखिए, चंडी मंदिर में ये कमांड है, वेस्टर्न कमांड, और जहाँ तक मेरी जानकारी 3 कोर वहाँ पर हैं, 2nd कोर, 9th कोर एंड 10th कोर। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कमांड जो है वो जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर और पंजाब का पूरा बॉर्डर, उसकी सुरक्षा के लिए इसके पास जिम्मेदारी है। अब ये अनयूजुअल है, एम्बेसडर्स का जाना थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन किसी मिलिट्री ऑफिसर का जाना ये अनयूजुअल नहीं है। भारतीय मिलिट्री जो मतलब चीफ्स हैं, जो आर्मी चीफ्स हैं, वो कई बार 2024 में जनरल मनोज पांडे जो हैं वो 1 कोर के हेडक्वार्टर में यूएस में गए थे। वो दुनिया भर में ऐसा तो ऐसा है। दूसरा 2016 में भी दलबीर सिंह, जनरल दलबीर सिंह जो है, लेकिन ये एम्बेसडर का वो जाना भी जो है सेंट्रल कमांड में गए थे। एम्बेसडर का जाना ये थोड़ा अनयूजुअल है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो है वो बुलाते नहीं होंगे। पाकिस्तान तो देख रहा होगा ना भाई, ये क्या ये अच्छा, ये सर्जियो गौर कौन है जिसकी बहुत सुनते हैं ट्रंप, वो जा रहा है? ये है तो रेयर, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि कोई एम्बेसडर किसी मिलिट्री कमांड पर किसी इस तरह की जगह पर गया हो। लेकिन अब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है और चल भी रहा है। एक तो ये कि अमेरिका क्या वो अपनी पोजीशनिंग बदल रहा है, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ना कि ट्रंप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अब वो नहीं है, और सर्जियो गोर इधर जिस तरह से आए हैं, यानी जब वो अपॉइंट हुए थे और अपॉइंट होने के बाद जब दोबारा वो आए यहां और जिस तरह से, तो ये भी माना जा सकता है कि भारत और अमेरिका नए सिरे से स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर आगे बढ़। और इससे जुड़ी हुई खबर एक लाइन की बता दूं, पाकिस्तान ने बड़े बहुत महंगे महंगे लॉबिस्ट हायर किए थे वेस्ट वाशिंगटन में ट्रंप पर प्रभाव डालने के लिए। उनके साथ पाकिस्तान ने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं, ये भी खबर है। $6 लाख हर महीने खर्च कर रहा था पाकिस्तान लॉबिस्ट पर, वो भी खत्म कर दिया। तो क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि अब हमारा इन्फ्लुएंस ट्रंप पर से जा रहा है, इसलिए अब कोई फायदा नहीं है कि पैसा भी गंवाओ और बेइज्जती भी कराओ, हो सकता है। आज इतना ही समय था कहानी कुर्सी के, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, राहुल जी बहुत धन्यवाद आपका।